हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीए हितेश बत्रा है और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, डिमांड्स एंड रिकवरी। बट उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इस वीडियो को, जैसे ये वीडियो स्टार्ट हो रही है तो आपने देखी होगी येलो कलर की एक स्क्रीन दिख रही है आपको, उस पर टॉपिक्स दिख रहे हैं, नाम दिख रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक है गूगल ड्राइव का, वहाँ पे एक फ़ाइल है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। जो ये सेम फाइल आपकी स्क्रीन पे दिख रही है वही फ़ाइल आपको मिलेगी, तो वो बैकग्राउंड मटेरियल है। सेकंड, अपना कोरोना से बच के रहिए, चाहे आप बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, जो भी हैं, बट कोरोना तो सबको ही लग रहा है, तो बेटर है कि अपने आप को सेफ़ रखें। और इस डिस्क्रिप्शन में जो बैठ के राउंड है वो डाउनलोड कर लीजिए और एक बार गो थ्रू कर लीजिए इस वीडियो को पॉज करके। आप गो थ्रू कर लेंगे, आपको लगेगा कि हाँ भाई चलो अभी ये सब होने वाला है उसमें। और इसमें मैंने कीवर्ड्स वैसे ही अंडरलाइन कर रखे हैं, आप चाहो तो अपने तरफ से हाईलाइट कर सकते हो। और एक मेन न्यूज़ है कि जिनके अटैम्प्ट हैं मई 20 में, बट मई तो रहा नहीं, वो उसकी डेट शीट आ गई है। 29 जुलाई से उनके एग्ज़ाम स्टार्ट है फाइनल के, तो रेडी हो जाओ। 2 महीने अपना तैयारी शुरू कर दो, अप्रोक्सीमेट 2 महीने, एग्जैक्ट नहीं है। और जो मतलब अभी तक की सारी वीडियोस में यही हुआ है कि जो एग्जांपल्स है वो मैंने नहीं दिए हैं इसमें। एग्जांपल जिनके एग्ज़ाम है वो अपनी बुक से कंसीडर करें, जो भी किसी टीचर की पढ़ रहे हैं, स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं। और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इंटरनेट से एग्जांपल अपने फाइंड कर लें या कोई प्रोफेशनल बुक्स ले लें। वैसे जीएसटी के ज़्यादा प्रोफेशनल बुक्स हैं नहीं, क्योंकि सीए वाले तो अपनी फाइनल की वही पढ़ रहे हैं, और जो प्रोफेशनल है वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके या इंटरनेट से ही जो बेयर एक्ट है वहीं से ही समझ रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आप अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर 19 है सीए फाइनल का, और प्रैक्टिस वालों के लिए भी वही है, जॉब वालों के लिए भी वही है। लॉ तो वही है, कोई लॉ में तो चेंज है नहीं। तो 73, 74, 75, 76, 77 और 78, 79, 80, ये ब्लैक कलर के जितने हैं ना, ये मटेरियल है, ये रेलिवेंट लगे थे मुझे। बाकी आप ये जो 4 सेक्शन है 81 से लेकर 84 तक, वो आप खुद रीड कर लेना फाइंड आउट करके। मुझे इसमें रेलिवेंट लगा नहीं कुछ ऐसा कि भैया आपको नहीं समझ आएगा, वैसे तो समझ सारा ही आ जाएगा, बट ये 4 मैंने छोड़ दिए, मुझे लगा नहीं कि कुछ इसमें ज़्यादा दम है। तो जिनमें दम था वो हमने उठा लिए, जिनमें दम कम है वो हमने नहीं उठाए, सीधा सा बात है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले करते हैं 73, 74। उससे पहले डेफिनेशन भी ज़रूरी होती है, पता तो चले कि सारी कहानी किस के आसपास घूम रही है। तो पिलर है, बेसिक है, ये समझना जरूरी है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एनी अथॉरिटी अपॉइंटेड और ऑथोराइज टू पास एन ऑर्डर और डिसीजन बट अंडर दिस एक्ट। बट कोई भी अथॉरिटी है जो भी ऑर्डर दे रही है, डिसीजन दे रही है, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, बट उसमें एक्सक्लूड्स हैं कुछ। सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, एपिलेट अथॉरिटी, इसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की एपिलेट अथॉरिटी है, उनकी बात कर रहे हैं। एपिलेट ट्रिब्यूनल तो सबने ही सुना होगा। डिविजनल अथॉरिटी, ये एक सेपरेट ही अथॉरिटी है, ये एडजुडिकेटिंग के इक्वलेंट होती है, लेकिन सेम नहीं होती, इक्वलेंट होती है, उनके अपने ही एक प्रोसीजर होते हैं। वो हम अपील वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अपील वाला इसके बाद एक वीडियो आने वाली है, उसमें पढ़ेंगे। फिर आता है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, AAR, यानी कि एडवांस रूलिंग जो दे रही है अथॉरिटी, उस अथॉरिटी का एडवांस रूलिंग, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है, AAR जिसको बोलते हैं। एपिलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, ये है AAR जिसको बोलते हैं। लास्ट है अथॉरिटी रेफर्ड अंडर सेक्शन 171 सबसेक्शन 2। अब ये मैंने सर्च किया कि भाई ये है क्या, ये कहाँ के हैं ये लोग, कौन है ये, कहाँ से आए हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन काउंसिल बाय नोटिफिकेशन कंस्टिट्यूट अथॉरिटी और एम्पावर एंड एग्जिस्टिंग अथॉरिटी, यानी कि कोई नई अथॉरिटी बना सकती है और कोई एग्जिस्टिंग अथॉरिटी को पावर दे सकती है। फॉर द टाइमिंग ऑफ फोर्स टू एग्जामिन वेदर, ये काम की लाइन स्टार्ट होगी। ITC अवेल्ड बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन और द रिडक्शन इन द टैक्स रेट हैव एक्चुअली रिजल्टेड इन अ कमेंसुरेट रिडक्शन इन द प्राइस। मान लो कि टैक्स रेट में रिडक्शन हुआ है, तो उसने प्राइस में या गुड्स के सर्विस में रिड्यूस किया नहीं किया। भाई लोग को तो पता ही है कि भाई किसी का 18% है तो 12 हो गया, और 12 था तो 5 हो गया, खाने पीने की चीज़ों में जैसे होता है। तो क्या करते हैं लोग यार, उनका ना प्राइस वही रहता है, उनका टैक्स कम हो गया, मार्जिन बढ़ गया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए ना। तो उन धोखाधड़ियों को रोकने के लिए वो जो लूट रहे हैं लोगों को, जो नेसेसिटी गुड्स हैं उसमें भी लूट रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जो 171 सबसेक्शन 2 में वो सब देखने वाली है। मार्केट वैल्यू,
फुल अमाउंट विच रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू पे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द गुड्स और सर्विस और बोथ। भाई कोई भी रेसिपिएंट देने को तैयार है, मतलब वो रेडी है कि भाई ले लो और मेरे को ये गुड्स दे दो या सर्विस दे दो। लाइक काइंड एंड क्वालिटी, सेम टाइम सेम कमर्शियल लेवल, उसी टाइम पे उसी कमर्शियल लेवल पे। व्हेन रेसिपिएंट एंड सप्लायर नॉट रिलेटेड, अनरिलेटेड पार्टी है वो। भाई रिलेटेड पार्टी है तो वो तो ज़्यादा ही चार्ज करेगा अपना, सॉरी कम भी कर सकता है ज़्यादा भी कर सकता है, डिपेंड्स उसका वो पर्पज़ क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। 73 74 यह आपने बहुत जगह सुना होगा, खासकर पेनल्टी चैप्टर में 73 74 बहुत यूज़ होता है। तो फाइनली हम उसको समझ लें। अब आप कहोगे यार ये तो कुछ है ही नहीं, मतलब फ्लो बना के छोड़ दिया। भाई इसी फ्लो में ही सारी कहानी है, जो एक्स्ट्रा होगी वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, हो सकता है आने वाले टॉपिक्स में भी आपको दिख जाए, बट पहले इसको पढ़ते हैं हम। तो मैं अपनी शक्ल को थोड़ा सा लेफ्ट राइट करते हुए आपको ईजी हो जाए। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरसनी रिफंडेड और ITC रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड। चारों का मीनिंग यही है कि ये चारों गवर्नमेंट का टैक्स था, गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो अपना टैक्स ले इस चीज़ का, क्योंकि वो उसका ही टैक्स था। आपने कुछ सामान बेचा, सप्लाई करी, सर्विस दी, गुड्स ट्रांसफ़र किए, तो जो उस पर टैक्स बनता है। अब वो गुड्स ट्रांसफ़र किए तो भाई ये उस पर उसने टैक्स नहीं दिया, या तो जो रेट था उससे कम रेट पे दिया, या गवर्नमेंट के पास रिफंड अप्लाई किया था और गवर्नमेंट ने रिफंड वापस कर दिया। बाद में पता चला गया रिफंड देने लायक था ही नहीं, जब उसको स्क्रूटनी करी ऑफिसर ने चेक किया। पहले भी करते हैं बट फिर भी दे दिया, चलो मान लो तो गलती से दे दिया, एरसनी रिफंडेड। ITC रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड, भाई ITC था ही नहीं, वो उसका इनएलिजिबल था या ब्लॉक क्रेडिट था, बट वो मजे ले जा रहा है, तो भाई उसके अगेंस्ट भी उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो बेसिकली सेक्शन पेनल्टी का है, सेक्शन 73 और 74। पहले हम 74 पढ़ते हैं, क्योंकि जो बच जाएगा ना वो 73 में आ जाएगा। पेनल्टी इन केस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। विलफुल मिसस्टेटमेंट यानी कि कोई जानबूझ के कुछ गलत स्टेटमेंट दी है उन्होंने रिटर्न में, और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, भाई कुछ फैक्ट्स डिस्क्लोज करने थे, मटेरियल थे और वो नहीं किए, ठीक है, ये मतलब है। और 74 में उसकी पेनल्टी बताई है कि तुमने फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन फैक्ट किया है तो उसकी पेनल्टी क्या है, ठीक है। अगर जो SSC है, जो रेसिपिएंट है, सॉरी जो सप्लायर है या जो लायबल टू पे पर्सन है टैक्स, वो अपना टैक्स और इंटरेस्ट वो दे देता है उस ऑफिसर के नोटिस के इशू करने से पहले। अपना टैक्स और इंटरेस्ट वो दे देता है, ये नोटिस उस ऑफिसर के नोटिस इशू करने से पहले, तो उसको 15% पेनल्टी लगेगी, लेकिन 15% ऑफ टैक्स की पेनल्टी लगेगी। अच्छा, इस सेक्शन में ना 74 में सारी पेनल्टी आई हैं, सिर्फ पेनल्टी की बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन वो पेनल्टी कहाँ लग रही है और कितनी लग रही है वो देखना, ठीक है। नोटिस देने से पहले उसने टैक्स इंटरेस्ट जमा करा दिया तो 15% पेनल्टी लगी, जो टैक्स होगा उसका, सिर्फ टैक्स का। और अगर नोटिस देने के 30 दिन के अंदर जमा करा दिया तो पेनल्टी हो जाएगी 25%, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले 15 देंगे फिर जो रिमेनिंग रह जाएगा 25, नहीं। नोटिस देने से या तो पहले जमा करा देगा या नोटिस देने के 30 दिन के अंदर करा देगा, ठीक है। और ऑर्डर देने के 30 दिन के अंदर जमा करा दिया, उस ऑफिसर ने कहा कि यार तो नोटिस के पहले दिया, नोटिस के बाद दिया, अब मेरे को ऑर्डर देना है। वो जो भी इसकी प्रोसीडिंग है वो सारी एनालाइज करेगा, स्क्रूटनी करेगा, फिर ऑर्डर देगा। और ऑर्डर के 30 दिन के अंदर उसने अगर जमा करा दिया तो 50% पेनल्टी है। 30 का 31वां भी होगा ना दिन, चाहे 31 का महीना 30 का महीना, लॉ में लिखा है 30 दिन। ऑर्डर देने के 30 दिन के अंदर जमा करा दिया तो 50% पेनल्टी है उसकी, सॉरी 50% और टैक्स है इक्वल टू पेनल्टी। और लास्ट है 100% पेनल्टी, जितना टैक्स है उतनी पेनल्टी है अगर 31st डे या उसके बाद जमा कराए, ठीक है। अब ये था फ्रॉड वाला केस। अब जो अदर केस है ना, अदर देन फ्रॉड, मान लो फ्रॉड नहीं था या बिल्कुल नहीं था या सप्रेशन नहीं था, तो सेम फ्लो चलेगा कि टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, सॉरी टैक्स और इंटरेस्ट उसने जमा करा दिया नोटिस से पहले या नोटिस के 30 दिन के अंदर, तो दोनों में ही कोई पेनल्टी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्डर दे दिया ऑफिसर ने और उस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर या 30 दिन के बाद दिया तो पेनल्टी दोनों की हायर ऑफ 10% ऑफ टैक्स है या 10,000 है, जो भी इनका हायर है। बेसिकली मिनिमम 10,000 है पेनल्टी, दूसरा केस है तो। और इसमें आती है 50% और 100%, ठीक, बस इतना ही फ़र्क है। आप चाहे लॉ में देखना, अपनी बुक में देखना, यही मिलेगा आपको। मेन उसकी समरी यही है। आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा छुपा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है। तो ठीक है, सेम सेक्शन चल रहा है, लेकिन हमने पिछले में पेनल्टी की बात करी है, लेकिन नोटिस कब इशू होना है और ऑर्डर कब इशू होना है, उसका पीरियड वो इस पॉइंट में पता चलेगा। टाइम फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस एंड ऑर्डर इन वेरियस केसेस, सेक्शन वही है 73 74, लेकिन उसमें नोटिस का और ऑर्डर का टाइम कब है इशू करने का वो हम बता रहे हैं। कोई भी फाइनेंशियल ईयर ले लो, ठीक है, उसकी ड्यू डेट आती है एनुअल की,
एन्यूटन मान लो जल्दी फाइल कर दी, तब भी हम ड्यू डेट से ही कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? पहले तो नॉर्मल केस में, सेकंड वाला फ्रॉड, तीसरे वाला अमाउंट कलेक्ट कर लिया लेकिन टैक्स नहीं दिया, और चौथे वाला सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं दिया उसने। ठीक है, तो ये 4 केस है पहले तो हम पढ़ते हैं अदर देन फ्रॉड वाला, यानी कि नॉर्मल केस, जिसमें ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है, उसकी ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न आ गई, वहाँ से लेके पूरे 3 साल के बीच, 3 साल में उसने ऑर्डर देना है। ठीक है, अब आपको नोटिस को तो रह नहीं गया, पहले तो हम ऑर्डर का पीरियड कैलकुलेट करेंगे कि जब तक एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट आती है उससे 3 साल के अंदर अंदर उसको ऑर्डर देना होता है, लेकिन उस ऑर्डर से 3 महीने पहले उसको नोटिस देना होता है। एनुअल रिटर्न आती है ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, उसके 3 साल के अंदर अंदर उसको ऑर्डर देना होता है, लेकिन उस ऑर्डर से 3 महीने पहले तक उसको नोटिस भी देना होता है। बेसिकली उसका 3 महीने का टाइम पीरियड है असेसमेंट करने का, अगर वो नोटिस 3 महीने पहले देता है, और नोटिस का बेसिकली टाइम पीरियड बनता है 2 साल 9 महीने, बस यही है कहानी इसमें। 2 साल 9 महीने में नोटिस दे देगा वो, और बाकी जो रिमेनिंग 3 महीने रहते हैं उसको ऑर्डर दे देगा। अगर वो नोटिस पहले दे देता है तो उसको ऑर्डर के लिए टाइम मिल जाता है थोड़ा स्टडी करने का। ठीक है, 2 साल 9 महीने और 3 महीने, ये है बेसिकली कहानी। सेकंड केस सेम है, लेकिन फ़र्क इतना है सिर्फ इसमें कि 4 साल 6 महीने, यानी कि टोटल 5 साल का पीरियड मिल गया, जिसमें 6 महीने के लिए उसको ऑर्डर का पीरियड मिल जाएगा। एनुअल रिटर्न जो ड्यू डेट है उसके 5 साल के अंदर अंदर उसको ऑर्डर देना होता है, जिसमें से 4 साल 6 महीने के लिए उसको नोटिस देना है, और बाकी 6 महीने के लिए उसको ऑर्डर देना होता है। ठीक है, अमाउंट कलेक्ट कर लिया लेकिन टैक्स जमा नहीं कराया, भाई लोगों से ले जा रहा है लेकिन गवर्नमेंट को जमा ही नहीं करा रहा। तो ऑफिसर को जब भी पता चला, जो भी प्रॉपर ऑफिसर है वो, उसके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि नोटिस कब इशू करना है, यानी कि डिडक्शन के किसी भी टाइम पीरियड में वो नोटिस इशू कर सकता है, लेकिन जब भी नोटिस इशू कर दिया उसके 1 साल के अंदर अंदर उसको ऑर्डर देना होता है। यहाँ पे 5 साल था, यहाँ पे 3 साल था, यहाँ पे 1 साल है, क्योंकि उसने कलेक्ट किया लेकिन जमा नहीं करा। ठीक है, चौथा आता है कि नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स, जिसमें उसको शो कॉज नोटिस इशू को देने की जरूरत नहीं है, वो सीधा रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा। अब रिकवरी प्रोसीडिंग क्या है हम आगे वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन कौन सा ऑफिसर क्या करेगा, कितनी लिमिट में करेगा, वो एक बार देख लेते हैं। मॉनिटरी लिमिट्स फॉर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस बाय डिफरेंट लेवल ऑफ ऑफिसर्स। अब कौन से ऑफिसर्स हैं वो? सुपरिटेंडेंट, डिप्यूटी असिस्टेंट, डीसी, एसी, ठीक है, एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर, एसी और जेसी। एसी जेसी डिप्यूटी असिस्टेंट से सीनियर लेवल पे होते हैं, और सुपरिटेंडेंट का सीनियर होता है डिप्यूटी और असिस्टेंट। ठीक है, अब इसमें सीजीएसटी में उसकी लिमिट है, यानी सीजीएसटी एसजीएसटी ये सेपरेट लिमिट चलेगी कि सुपरिटेंडेंट अगर 0 से 10 लाख का डिटेक्ट करता है टैक्स तो वो दे सकता है ऑर्डर शो कॉज नोटिस का। ठीक है, डिप्यूटी असिस्टेंट 10 लाख से 1 करोड़, और एडिशनल जॉइंट 1 करोड़ से जितने के ऊपर के सारे टैक्स के नोटिस होते हैं वो खुद देता है। अगर आईजीएसटी करें तो टोटल ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी होता है, यानी कि आईजीएसटी होता है, दोनों का अगर मिला के देखें तो सेम लिमिट है, लेकिन लिमिट डबल हो जाएगी क्योंकि सीजीएसटी भी डबल हो गया यहाँ पे। तो 0 से 20, 20 से 2 करोड़ और 2 करोड़ से ऊपर। और अगर सीजीएसटी आईजीएसटी टोटल हम देखें, मैक्सिमम वही है लिमिट, 0 से 20, 20 से 2 करोड़ और 2 करोड़ से ऊपर। ठीक है, ये एक समझने वाली चीज़ है, जब आप प्रैक्टिकल केस करवाओगे तब आपको ये सारी फेस करने को मिलेंगी, एक आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। थोड़ा सा हम इधर कर दें। ठीक है, अब इसमें एल तक पॉइंट है, लेकिन सेक्शन 75 है, और ये 75 जनरल प्रोविजंस है, किससे रिलेट करता है? 73 और 74 से। ठीक है, सेक्शन 75 एप्लीकेबल टू सेक्शन 73, 74 डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। तो प्रोविजन ऑफ 75 की ये है एज फॉलोस कि पीरियड ऑफ स्टे ऑर्डर टू बी एक्सक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग द लिमिटेशन पीरियड, अगर वो स्टे ऑर्डर किसने दिया? स्टेड बाय कोर्ट और एपलेटेड ट्रिब्यूनल। पीरियड ऑफ सच स्टे शैल बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस एंड एडजुकेटिंग ऑर्डर। नोटिस का पीरियड जो हमने फिक्स देखा है अभी 2 साल 9 महीने और 4 साल 6 महीने। ठीक है, और जो 6 महीने का और वो 3 महीने का ऑर्डर का पीरियड है, उस पीरियड में अगर कोई स्टे ऑर्डर मिला है कोर्ट और एपलेटेड ट्रिब्यूनल से तो वो एक्सक्लूड किया जाएगा। नहीं तो ऑफिसर बोलेगा यार सारा टाइम तो स्टे में ही निकल गया, मुझे टाइम ही नहीं मिला करने का, तो जनरल प्रोविजन 75 का ये कहता है उसको एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है भाई, लॉजिकल भी है, करना चाहिए। अगर चार्जेस फ्रॉड के या बिलफुल या सप्रेशन वाले एस्टेब्लिश नहीं होते, प्रूफ नहीं होते, कोई एविडेंस नहीं मिलता उसका, और फॉरन नोटिस इशूड इन फ्रॉड केस, और उससे रिलेटेड चार्जेस से रिलेटेड कोई नोटिस इशू किया फ्रॉड में, देन टैक्स टू बी डिटरमाइंड डीमिंग डिमांड नोटिस टू बी इशूड इन नॉर्मल केस। बेसिकली क्या है कि आपने फ्रॉड में कोई नोटिस इशू किया और फ्रॉड का तो वो प्रूफ ही नहीं हो पाया कि वो फ्रॉड था, तो ऑफिसर को एक अथॉरिटी मिल जाएगी कि चलो वो नॉर्मल केस में उसको डीम्ड बना देंगे हम। आगे बढ़ते हैं। वेयर एनी एपेलेट अथॉरिटी और एपेलेट कोर्ट कंक्लूड्स, मतलब उन्होंने सारी रिसर्च कर ली, समझ लिया, स्क्रूटनी कर ली, सारा केस देख लिया, फैक्ट्स देख लिया, तो नोटिस इशूड इन 74 फ्रॉड वाला है,
इज नॉट सस्टेनेबल, कोई है ही नहीं भाई, एविडेंस ही नहीं है उसका। फॉर अ रीजन दैट चार्जेस ऑफ फ्रॉड एक्सेट्रा टू इवेड टैक्स हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश, प्रूफ नहीं हुआ है against the person whom to notice by issue, then the officer they'll determine the tax payable in such person deeming as if the notice by issue 73। ठीक है भाई, फ्रॉड नहीं था तो नॉर्मल केस ही हो गया, लेकिन टैक्स तो उसने मजे लिए ही हैं, भले ही वो फ्रॉड इंटेंशन से नहीं थे या विलफुल वाले नहीं थे, ये सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स वाले नहीं थे, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो टैक्स तो खाया ही ना उसने, तो वो तो लेना ही है विद पेनल्टी विद इंटरेस्ट। Adjudication order issued in persons of appellate authority, appellate tribunal, court, direction to be issued within 2 years। मान लो कि कोई इन तीनों अथॉरिटीज़ ने, appellate authority, ट्रिब्यूनल और कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दिया है, कोई डायरेक्शन दिया है, ऑर्डर नहीं देते वो, बेसिकली वो डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन करती है उसके जो लोअर रैंक के ऑफिसर होते हैं उनसे, जो एडजुडिकेटिंग ऑर्डर होता है, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, उनको कोई डायरेक्शन दिया है, तो जैसे ही वो डायरेक्शन की कम्युनिकेशन होती है फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन साइड डायरेक्शन, देन सच ऑर्डर शैल बी इशूड विद इन 2 years। मतलब उस डायरेक्शन के कम्युनिकेशन के 2 साल स्टार्ट हो जाते हैं, और उस 2 साल के अंदर अंदर उस जूनियर ऑफिसर को वो ऑर्डर देना होता है। जूनियर वैसे वर्ड सही नहीं है, एडजुडिकेशन ऑर्डर या एडजुडिकेशन अथॉरिटी। अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हियर, ये तो भाई देनी पड़ती है, सुनवाई तो होती है, लेकिन वो एडजॉर्न हो सकती है मैक्सिमम 3 बार, कोई रीज़न हो और बंदा रिटर्न में बोले कि भाई सर एडजॉर्न कर दो, मैं प्रॉब्लम है थोड़ी, डेट मेरे को, मैं उस डेट पे आ नहीं पाऊंगा, या जो भी रीज़न है, तो अगर ऑफिसर को सही लगता है तो वो कर देता है, नहीं तो नहीं करता, लेकिन वो मैक्सिमम 3 बार तक कर सकता है। ऐसा थोड़ी है कि तुम अपना क्या बोलते हैं एडजॉर्नमेंट कराई जा रहे हो, भाई यही चलता रहेगा। ऐसे तो जो सीए होगा वो अपना एडजॉर्नमेंट कराता रहेगा और बोलेगा मैं तो विजिट करके आया हूँ और हुआ नहीं कुछ, और फीसें बढ़ती जा रही है, पागल हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा एक मेरे को लगा रिस्ट्रिक्शन लगाया, और सही है, लॉजिकल भी है। एडजुडिकेशन ऑर्डर शुड बी स्पीकिंग ऑर्डर, जो भी ऑर्डर मिलेगा उस ऑफिसर से, प्रॉपर ऑफिसर से, वो स्पीकिंग ऑर्डर मतलब है जिसमें फैक्ट्स और बेसिस ऑफ डायरेक्शन, उसके फैक्ट्स भी होंगे और उसने क्यों ऐसा ऑर्डर दिया उसका रीज़न सब होगा, ग्राउंड्स होंगे या जो भी अमाउंट होगा, समरी होगी, सब होगा उसमें। हम पढ़ते हैं एफ पार्ट, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी डिमांडेड इन ऑर्डर नॉट टू एक्सीड अमाउंट्स पे। अच्छा, नोटिस में जो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पहले ही बता देगा वो क्लाइंट को क्लाइंट तो नहीं है, खैर क्लाइंट नहीं होता, जो एसएससी होता है और जो टैक्सेबल पर्सन होता है, उसको बुलाने से पहले वो खुद सारा समराइज़ कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा एज़ पर लॉ कि भाई ये तेरा टैक्स था, इंटरेस्ट थी, पेनल्टी थी, तो वही सब वो नोटिस में दे देगा। अब जब डिपार्टमेंट जाते हैं तो शायद ऑफिसर को लालच आ जाए कि नहीं यार इससे तो ज़्यादा लेने चाहिए थे, तो वो ऑर्डर मॉडिफाई कर देगा, लेकिन लॉ में ये लिख दिया कि भाई जितना तूने नोटिस में उस बंदे को बुलाने से पहले तूने चेक कर लिया कि नोटिस इतने का होना चाहिए, इतने की डिमांड बनती है या टैक्स बनता है, इंटरेस्ट पेनल्टी बनती है, वही वो ऑर्डर में लिख के देगा, उसको मॉडिफाई नहीं करेगा, उसको रिड्यूस कर सकता है, और लिखा नहीं है बट जनरली रिड्यूस हो जाता है वो। इन केस मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स बाय अपीलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल और कोर्ट, एंड देन पेनल्टी इंटरेस्ट टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। भाई अगर तुम्हारा टैक्स मॉडिफाई हो रहा है तो अच्छा, अपीलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, कोर्ट ने किया है ये एडजुडिकेशन और अथॉरिटी ने नहीं किया, तो उसके टैक्स के रिलेशन में जो पेनल्टी और इंटरेस्ट है वो भी मॉडिफाई होगा, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो जो भी हो रहा है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मैंडेटरी, भैया इंटरेस्ट तो लगाना ही लगाना, कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट लेना ही लेना है, मैंडेटरी है, चाहे ऑर्डर में दिया है, चाहे नोटिस में दिया है, चाहे नहीं दिया, वो लगाना ही लगाना। एडजुडिकेशन ऑर्डर टू बी पास मैंडेटरी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, और जो ऑर्डर जो दे रहा है ऑफिसर उसको 3 साल में देना है, 5 साल में देना है। 73 में 3 साल था, 74 में 5 साल था, 75 हम पढ़ रहे हैं। इफ सच ऑर्डर नॉट पास विद इन सच दिस देन प्रोसीडिंग्स डीम टू बी कंक्लूडेड। भैया 3 साल 5 साल मिल गए, तुम ऑर्डर नहीं दे पा रहे, तो भैया होगी उसकी प्रोसीडिंग, कोई टैक्स वैक्स नहीं बनता, ले लो मुझे। अब इतने रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन हो रहा है, अगर ऑफिसर चेक करके बता देगा तो ठीक है, नहीं तो भैया वो बच के निकल गया 5 साल के बीच में या 3 साल के बीच में। अपील फाइल बाय डिपार्टमेंट अगेंस्ट डिसीजन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, देन पीरियड बिटवीन डेट ऑफ डिसीजन ऑफ हायर अथॉरिटी एंड डेट ऑफ लोअर अथॉरिटी टू बी। भाई वही कह रही है, तुमने अपील फाइल कर दी है और वो टाइम पीरियड वेस्ट हो रहा है, या जो भी स्क्रूटनी हो रही है, समराइज जो भी वो ऑफिसर चेक कर रहे हैं, जो अपीलेट अथॉरिटी के हैं, ट्रिब्यूनल के हैं, हाई कोर्ट के हैं, तो वो जब वो सारा चेक कर रहे हैं, वो केस समझ रहे हैं, वो जो बीच का टाइम पीरियड होता है ना उनके ऑर्डर देने तक का, वो सारा एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है, चाहे नोटिस है चाहे ऑर्डर है। उसमें ऑर्डर यानी कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसका जो टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूड किया जाता है। इफ अमाउंट सेल्फ असेस टैक्स और इंटरेस्ट रिमेनिंग अनपेड, भैया तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स 79 में स्टार्ट हो जाएगी, रिकवर किया जाएगा।
पेनल्टी इम्पोस्ट 73-74 में, देन नो पेनल्टी शर्ट, ठीक है। 73-74 में पेनल्टी लगी तो भैया और कोई पेनल्टी लगेगी, ठीक है, उसी एक्ट और उसी ओमिशन के रिगार्डिंग। कोई और एक्ट, कोई और ओमिशन होता है तो लग सकती है। लॉ तो यही कह रहा है और शायद सही भी है, इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं है। टैक्स कलेक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड, भाई टैक्स ले लिया लोगों से, ले ही जा रहा है, जमा नहीं कराया। तो 76 में इसका क्या प्रोसीडिंग्स है वो देखते हैं। नोबडी शुड अनजस्टली एनरिच्ड इन द नेम ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट था, जैसे वही है उस तरह से है थोड़ा, लेकिन ये टैक्स कलेक्शन के बेस पे दिखा हुआ। इफ़ एनी अमाउंट इज कलेक्टेड द नेम ऑफ टैक्स देन सेम शैल बी डिपॉजिटेड द गवर्नमेंट, ठीक है। कलेक्ट करे तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सच सिचुएशन अराइज व्हेन टैक्स इज कलेक्टेड, और कब कब होता है, ऑन विच टैक्स इज लेवेबल बट टैक्स इज नॉट डिपॉजिटेड। टैक्स तो लग रहा है लेकिन जमा नहीं कराया, जमा कराना चाहिए था, या टैक्स लग ही नहीं रहा, टैक्स लग भी रहा था तब भी तुमने जमा नहीं कराया, टैक्स नहीं लग रहा था तुमने कलेक्ट कर लिया और जमा भी नहीं कराया। तो भैया 76 शुरू हो जाता है। 76 बोलता है कि ये टैक्स इज कलेक्टेड दैट सेम शैल बी पेड टू गवर्नमेंट। शो कॉस्ट नोटिस किस किस के लिए देंगे, जो अमाउंट नहीं जमा कराया है गवर्नमेंट को। तो प्रॉपर ऑफिसर शो कॉस्ट नोटिस इशू करेगा कि भाई क्यों जो तूने कलेक्ट किया जो कलेक्ट किया अमाउंट वो गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, और हम तेरे पे पेनल्टी क्यों ना लगाए। वाई पेनल्टी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ टैक्स नॉट सो पेड शुड बी इम्पोज्ड, यानी कि बेसिकली ये 74 वाला लगा रहा है कि जो पेनल्टी है इज इक्वल टू टैक्स है, अगर तूने 30 दिन के अंदर अंदर नहीं दिया। लेकिन यार कोई टाइम पीरियड नहीं है 76 में, तो वो बोल रहे कि तुमने कलेक्ट किया तो जमा कराओ, नहीं कराया तो टैक्स के इक्वलेंट की पेनल्टी है। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ड्यू, पहले तो टैक्स कितना था वो भी तो डिटरमाइन करोगे, या पेनल्टी भाई खेलते रहोगे। अच्छा, इंटरेस्ट मैंडेटरी है, वो तो लगता ही लगता है, पेनल्टी इक्वलेंट बता दिया, टैक्स नॉट सो पेड। अब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं कि कितना टैक्स है। पहले तो कंसीडर करेंगे रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम टैक्सेबल पर्सन, अगर उसको बोलते हैं कि भाई तू बता, या रिटर्न में उसको बोलेगा कि भाई रिप्रेजेंटेशन दे कि भाई क्या है तेरी रिप्रेजेंटेशन, तूने कलेक्ट किया लेकिन जमा नहीं कराया। देन फिर अमाउंट खुद डिटरमाइन करेगा, उसकी बैंक भी देख सकता है, या तो उसकी ट्रेंड देख सकता है कि अभी तक कितनी सेल हुई है उसकी या होती आई है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करेगा, सिस्टम कैलकुलेट करता है बेसिकली। पर्सन शैल लायबल टू पे सच अमाउंट, इट मीन्स भाई मैंडेटरी टू डिपॉजिट टू गवर्नमेंट, तो पर्सन शैल लायबल टू पे। इंटरेस्ट इन एडिशन होगा, सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग होगा, और कैलकुलेट होगा जब तक, यानी कि मान लो किसी मंथ की ड्यू डेट है 20 तारीख को अपनी 3 जाती है, ठीक है, जो भी रिटर्न का पीरियड है उसने टैक्स कलेक्ट किया और नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को जमा कराना है, उस 20 से 21 तारीख से लेके और जब उसने पेमेंट करी तब तक का सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट हो। ये नॉर्मल यही होता है। अपॉर्चुनिटी देंगे उसको, सुनवाई देंगे। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर 1 साल, अगर उसको नोटिस दे दिया है तो नोटिस के 1 साल के अंदर अंदर उसको ऑर्डर देना ही देना है, ये जाना पहचाना ही लग रहा है, पिछले में पढ़ा था हमने। ऑर्डर मस्ट बी स्पीकिंग ऑर्डर, जिसमें स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब है कि कोई ऑर्डर खुद बोल नहीं रहा, कोई उसके आगे वॉइस, वो कोई मशीन नहीं लगा दी वॉइस बोलने वाली। इट मस्ट कंटेन द रेलिवेंट फैक्ट्स एंड बेसिस ऑफ हिज डायरेक्शन, ठीक है भाई, फैक्ट्स भी होने चाहिए और उसका जो बेसिस क्या है डिसीजन का वो भी होना चाहिए। एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट पेबल अंडर सेक्शन 76, ठीक है, कोई रिफंड अगर उसको देना वाला था पहले और उसने ये टैक्स नहीं जमा कराया, तो उस जो टैक्स जितना पे करना था और रिफंड जितना मैंने उसको एडजस्ट करके नेट अमाउंट रिफंड कर देंगे, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, सही पॉइंट था। सेक्शन 77 टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड एंड पेड टू गवर्नमेंट, पिछले में था टैक्स कलेक्ट किया जमा नहीं कराया, अब वो कह रहा है कि टैक्स कलेक्ट भी किया जमा भी करा दिया, लेकिन इंटर का इंट्रा में करा दिया, इंट्रा वाला इंटर में करा दिया, यानी कि IGST वाला CGST SGST में करा दिया, और सॉरी या UT GST में, या CGST SGST UT GST वाला IGST में करा दिया, वाइसा वर्सा। देन सच अमाउंट्स ऑफ पेड शैल बी रिफंडेड, अच्छा रिफंड ही आ जाएगा और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अच्छा बेटे, तुम्हारा टैक्स जब गवर्नमेंट तुम्हारा टैक्स हमने नहीं दिया गवर्नमेंट का, तो तुमने इंटरेस्ट लगा दिया, सेक्शन 50 में है 73 74 पेनल्टियाँ, वाह वाह वाह, और तुमने अगर रिफंड करना है तो भाई कोई इंटरेस्ट नहीं, वाह वाह वाह। मेरे ख्याल से वो 60 दिन वाला चक्कर लगेगा इसमें, अब लगता है नहीं लगता पता नहीं, देखते हैं चलो। 78 79 रिकवरी, ऑर्डर दे दिया ऑफिसर ने और तुम भाई देने को तैयार नहीं हो, 30 दिन भी निकल गए, सब निकल गया, तो भैया नहीं देना तो ठीक है भाई। तो फाइनल स्टेप यही है कि प्रोविज़न 70 79 का ये है कि इनिशिएशन हो जाएगी रिकवरी प्रोसीडिंग्स। अब उसमें क्या होगा, अमाउंट पेबल इन परसेंस ऑफ एन ऑर्डर पास्ट, कोई ऑर्डर पास हुआ है, या तो एपलेट अथॉरिटी ने डायरेक्शन दी ऑफिसर को, एडजुकेटिंग अथॉरिटी को, फिर अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, या डायरेक्ट उसने खुद ही ऑर्डर पास किया एडजुकेटिंग अथॉरिटी ने, और तुमने 3 महीने के अंदर अंदर ऑर्डर देने के सर्विस के बाद, ना कि रिसिप्ट होने के बाद, कम्युनिकेशन नहीं, सर्विस ऑफ ऑर्डर के 3 महीने स्टार्ट हो जाएंगे, 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हें देना ही होता है।
इफ पर्सन फेल टू डू सो देन रिकवरी प्रोसीडिंग, ठीक है, 3 महीने का फिर भी मौका दे दिया तुमको कि भाई चलो जमा करा दो। अब 1 महीने बाद तो पेनल्टी, 30 दिन के बाद पेनल्टी लगी जाती है, उसके बाद 2 महीने फिर भी रह गए कि चलो जमा करा दो, पेनल्टी तो फिक्स हो जाती है, और पेनल्टी बचानी है तो ऑर्डर के बाद ही जमा करा दो, फिर भी तुमने नहीं कराया। इतने मौके दे दिए तुमको, सुनवाई करी, अपॉर्चुनिटी करी, तुम्हें नोटिस दिया, सब समझाया, तो फिर रिकवरी होगी। अगर 3 महीने के अंदर नहीं देते तो एक्शंस क्या क्या है वो सी पार्ट में दिया है, यानी मोड ऑफ रिकवरी। और एक्शन कौन लेगा? रिकवरी ऑफिसर। ये ऑफिसर अलग है, ये ऑर्डर देने वाला ऑफिसर नहीं है, ये अलग ऑफिसर होता है। कोई अगर मनी लेनी है, कोई अगर मनी उनको देनी है तो उससे एडजस्ट करेंगे, उसका सामान बेच देंगे जो भी ऑफिसर के कंट्रोल में होगा। तीसरे पर्सन से लेंगे, या तो बैंक वालों से, पोस्ट ऑफिस से। भैया पोस्ट ऑफिसर नहीं है भाई, भैया एक मिनट मैं इसको ठीक कर लूँ। पोस्ट ऑफिसर नहीं है, ठीक है, सॉरी। हाँ, तो हम थे गार्निशी प्रोसीडिंग। अच्छा, गार्निश प्रोसीडिंग्स, भाई ये कोई नाम था, मैंने गूगल करा नहीं, मेरे को लगा नहीं, क्योंकि ये जनरली मीनिंग समझ आ रहा है कि पोस्ट ऑफिस में अगर आपकी कोई एफडी वगैरह है, या कोई सेविंग कर रखी है, वहाँ से बैंक में अकाउंट है तो वहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, बेसिकली वो ना बैंक ऑर्डर एक बना के देते हैं, तो बैंक के अकाउंट से आपके वो फिक्स हो जाता है अमाउंट, अगर बैलेंस बढ़ा है तो वहाँ से एडजस्ट हो जाता है, नहीं तो कोई इंश्योरेंस करा रखी है वहाँ से एडजस्ट हो। भाई देखो, डिपार्टमेंट ना तीनों पे एक्सेस है इसका, क्योंकि याद है इन्फॉर्मेशन रिटर्न जाती है एक वहाँ पे, तो उधर ये लोग सारी रिटर्न में डिटेल भेज रहे हैं, तो इसीलिए ये सारा कनेक्टेड है। नहीं तो तुम नहीं दोगे तो ये यहाँ से रिकवर कर लेंगे। अभी और भी नाम है, ये तो जस्ट सैंपल दिए हुए हैं। रिकवरी बाय सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, वाह, प्रॉपर्टी वालों से भी लिंक बना रखे हैं। रिकवरी बाय अरियस लैंड रेवेन्यू, भाई ये तो IAS वाले हो गए, या DM हो गए, मजिस्ट्रेट हो गए। रिकवरी एज फाइन इम्पोज बाय मजिस्ट्रेट थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एटसेट्रा, श्योरिटीज है। रिकवरी फॉर कंपनी लिक्विडेशन, अगर तुम्हारी कंपनी है उसका अगर कुछ लग रहा है कि टैक्स नहीं जमा कराया, तो जब लिक्विडेशन मान लो अगर हो रही है तो वहाँ से रिकवर कर लेगा। जो लिक्विडेशन ऑफिसर होता है उसके पास जाती है डिटेल सारी, कोई और तरीके से जो भी प्रोविज़न दे रखे हैं एज नोटिफाइड। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट, ओ भाई साहब, इसको बोलते हैं EMI, सेक्शन 80। तो एप्लीकेशन देंगे कमिश्नर को कि भाई रीज़न देने कि क्यों हम EMI पे हम लेना चाह रहे हैं। इसके लिए ना एक रूल है 158। तो पहले तो एप्लीकेशन देनी है, जो भी फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है। कमिश्नर शैल कॉल ए रिपोर्ट फ्रॉम जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि कोई, जैसे मान लो तुम दिल्ली में रहते हो और तुम्हारा वार्ड पड़ता है, जो भी वार्ड है तुम्हारा, उस वार्ड के उस ऑफिसर से जिसके अंडर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है, वहाँ से कमिश्नर साहब अपनी तुम्हारी सबकी डिटेल मंगाएंगे, तुम्हारी सारी ट्रेंड देखेंगे कि तुमने क्या कांड किए हैं अभी तक, ये टाइम से जमा नहीं कराया, तुम्हारी इमेज कैसी है, क्या रिकॉर्ड है तुम्हारा, और कितने स्टार मिले हुए तुम्हें GST में, तुम्हारे GST नंबर पे। कॉल अ रिपोर्ट फ्रॉम रजिस्टर्ड ऑफिसर फ्रॉम अबाउट फाइनेंशियल लायबिलिटी, कि भाई तू पे करने लायक है नहीं, या टैक्स जमा कराना नहीं करा टाइम से, या जो भी अदर फैक्ट्स होंगे उसको चाहिए। कमिश्नर में एक्सटेंड द टाइम फॉर पेमेंट, रीजन टू बी रिकॉर्डिंग राइटिंग, मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट, यानी 2 साल तक EMI बना सकता है तुम्हारी। इफ डिफॉल्ट मेड इन एनी वन इंस्टॉलमेंट, ये काम है, कोई भी एक इंस्टॉलमेंट अगर तुमने डिफ़ॉल्ट किया तो जितना भी तुम्हारा उसके बाद बैलेंस बचेगा ना, वो तुम्हें इमीडिएटली देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा रिकवरी ऑफिसर तुम्हारे से रिकवर करेगा, क्योंकि ऑफिसर खुद नहीं जाते, वो रिकवरी ऑफिसर को दे देते हैं, पास ऑन कर देते हैं। जैसे पुलिस वाले को केस अगर उनसे नहीं होता तो CBI को सौंप देते हैं, ये भी वैसा ही है, बड़े बड़े केसेस। पेमेंट इंस्टॉलमेंट नॉट अलाउड, भाई ठीक है, ये तो अलाउड था, लेकिन कब अलाउड नहीं है, केसेस क्या है, पर्सन हैज़ ऑलरेडी डिफॉल्टेड, भाई पहले डिफॉल्ट कर चुका है, ये तो डिफॉल्टर है। इफ़ पर्सन नॉट बीन अलाउड इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल अप्लाई किया था उसको नहीं परमिशन मिली, या अमाउंट है 25,000 से नीचे, 25,000 या उससे ज़्यादा हो तब हो सकता है। चलो ख़त्म। तो इतनी ही थी स्लाइड हमारी, और होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और थोड़ा इजी भी लगा होगा, क्योंकि मैंने बड़े समराइज तरीके से बनाया, और ये PPT का सारा एक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे और कुछ नए टॉपिक के साथ, और थोड़े इजीली आपको समझा सकें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको भी इजीली समझ आए, आपको हेल्प करे। अगर हेल्प होती है तो यही पर्पस है कि भाई जो सामने नॉलेज गेन कर रहा है और मैं अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ और वो कम्युनिकेट हो रहा है अच्छे से, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अपनी सीए कम्युनिटी में या जो लोग जीएसटी से जुड़े हुए हैं उनको एक दूसरे को बस लॉ की नॉलेज शेयर करते रहें, ठीक है। तो लॉ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके बाय।